मैं और मेरे पति ने दोनों ने लव मैरिज की थी। मेरे पति काफ़ी अमीर घर के थे। हमारे यहाँ बड़ी सी हवेली थी। मैं जब ससुराल आई तो सब कुछ सही था, पर जब मैंने पहली बार वह दिल दहलाने वाली चीखों की आवाज़ सुनी तो मैं पूरी तरह घबरा गई थी। मैं गहरी नींद से हड़बड़ा कर उठी थी और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें पूरी हवेली में गूंज रही थी। उस समय चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा और सन्नाटा था। मैंने हाथ से टटोलते हुए साइड टेबल का लैंप जलाया। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे और चीख पुकार की आवाज़ें गूंज रही थी। मैं हैरान थी कि मेरे बगल में लेटे मेरे पति नीरज अब भी गहरी नींद में सोए हुए थे। इतने शोर में उन्हें नींद कैसे आ सकती थी? कल ही तो मैं नीरज की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से नीरज से हुई थी। मैं बहुत अमीर घर की बहू बनी थी। मैं भी एक अमीर घर से थी। मेरे सास ससुर का बहुत पहले स्वर्गवास हो चुका था। मेरे जेठ जी बहुत देख रेख वाले इंसान थे। मैं उनके व्यवहार को अच्छी तरह से जानती थी। मेरी और नीरज की लव मैरिज थी। हमने एक दूसरे को शादी के लिए पसंद किया था और वहीं से हमारी फ़ोन पर बातें होना शुरू हो गई थी। हम दोनों ही अमीर खानदान से थे, इसलिए किसी को भी इस रिश्ते पर ऐतराज नहीं था। मेरी शादी की पहली रात थी और उसी रात मैंने चीखें सुनी थी। एक लड़की की चीखी आवाज़ थी, जैसे वह अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे से बाहर जाकर देखूं कि आवाज़ें किसकी हैं, कौन है जो इस वक्त इस तरह तेज आवाज़ में चिल्ला रही है। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, यूं कैसे मैं उठाकर कमरे से बाहर निकल जाती। लगभग 35 मिनट तक यह आवाज़ गूंजती रही। उसके बाद शांति छा गई। मुझे नीरज को देखकर हैरानी हो रही थी। वह इतने शोर में कैसे सो सकता था? लेकिन कुछ देर आवाज़ आनी ऐसे बंद हो गई जैसे कभी शोर हुआ ही ना हो। मैं दोबारा से लेट गई और अब मेरी आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उस चिल्लाने वाली लड़की की तरफ जा रहा था। कौन थी वह और वह ऐसे क्यों चिल्ला रही थी और उसकी आवाज़ पर सब लोग क्यों खामोश थे? वरना एक हलचल से मच जानी चाहिए थी। फिर मुझे कुछ डर महसूस होने लगा था, क्योंकि जहाँ यह हवेली बनी हुई थी वहाँ आसपास केवल जंगल थे। गांव तो 4-5 मील की दूरी पर थे। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आई थी क्योंकि मुझे रहना शहर में ही था, क्योंकि शादी से पहले मेरी नीरज से बात तय हुई थी और शहर में म, इन लोगों का बंगला बहुत खूबसूरत बना हुआ था और हवेली तो इतनी बड़ी थी कि ना जाने कितने कमरे बने हुए थे। यहाँ पर यहाँ का बगीचा बहुत बड़ा बना हुआ था। मुझे तो इस हवेली में घूमते ही किसी महल जैसा लगने लगा था। मैंने बस थोड़ी सी नज़र डाली थी, लेकिन यहाँ की अमीरी देखकर मेरी आंखें चौंधिया सी गई थी। मेरा कमरा फूलों और कैंडल से सजाया गया था। मैं खुद पर जितना भी गुरूर करती उतना ही कम था। हम दोनों को देखकर सब टीवी सीरियल की दिया और बाती की जोड़ी कहते थे, मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना था, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। ना जाने कब सोचते सोचते मेरी नींद लग गई थी। सुबह नीरज प्यारी सी मुस्कान लिए मुझे जाग रहा था। कहने लगा, उठ जाइए मैडम जी, यह मुंबई नहीं है जो आराम से चादर तान कर सोती रहोगी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो वह उठ चुका था। नीरज बिस्तर से उठकर अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझे कहने लगा कि तुम्हारा सामान ड्रेसिंग रूम में पड़ा है, वहीं पहनना। वह मुझसे कहकर वॉशरूम में चला गया। मैं बेड से उठकर बैठ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रात वाली बात शायद मेरा वहम होगा। मैं वही बात सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चली गई, जो मेरे ही कमरे में बना हुआ था। इतना भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से उन कपड़ों को पहना था। नीरज कमरे से जा चुका था तो कुछ लड़कियां मुझसे पूछकर मेरे कमरे में आओ और मुझे जेवरात पहनाने लगे, तैयार करने लगे। जब मैं आज सज धज कर बाहर आई तो मेरे जेठ जी सामने कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। फिर मेरे पास आए और मुझ पर हजारों के नोटों की बारिश करके मेरा स्वागत किया। फिर मुझे बाहर ले गए, जहां गांव की औरतें मुझे देखने के लिए मेरा इंतजार कर रही थीं। गर्मी और धूप में ना जाने कब से वह मेरी एक झलक देखने के लिए बैठी हुई थी। मेरे जेठ जी कहने लगे, यह हमारे घर की नई मालकिन है, नीरज की बीवी।
सभी औरतें मुझे नमस्ते करने लगी। मैं थोड़ी देर से ज़्यादा वहाँ रुक नहीं पाई थी। तेज धूप ने मेरी हालत खराब कर दी थी। जल्दी जल्दी मैं अंदर आई और अपने कमरे की एसी ऑन करके बैठ गई। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। नीरज से मेरी मुलाकात बस रात को हुई थी, वरना वह पूरा दिन मर्दों के साथ ही रहे थे। गांव के कुछ और भी रस्में थीं। पति पत्नी आपस में कम वक्त और दूसरों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते थे। यही मेरे साथ भी हुआ था। रात तक मैं थकान से चूर हो चुकी थी, इसलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई और नीरज मुझे कहने लगा कि गांव के माहौल से तुम परेशान हो गई हो। वह मुझे प्यार से देखने लगा। फिर मैंने आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, नीरज बस जल्दी से मुझे मुंबई वापस जाने का सोचो। मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात पर ना जाने क्यों नीरज की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। फिर वह बेड पर टेक लगाकर बैठ गया। कहने लगा, अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैं नींद में होती हुई भी पूरी आंखें खोलकर उसे घूरने लगी। नीरज, मैं गांव में 2 दिन से ज्यादा नहीं रह सकती। यह तुम अच्छी तरह जानते हो। मुझे घुटन होती है यहाँ के पहनावे से, रहन सहन से। अजीब घुटन सा माहौल है यहाँ और मैं नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर वह किसी गहरी सोच में चला गया। उसने सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर पीने लगा। मैं नींद में चूर थी, इसलिए सो गई। रात को फिर से मेरी आंखें शोर से खुली थी। वही एक लड़की की चीख पुकार, अपने बचाव के लिए मदद मांगती हुई। मैं तुरंत उठकर बैठी और नीरज को भी जगा दिया। वह मुझे नींद में देखने लगा। मैंने कहा, नीरज, किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मेरी बात पर नीरज ने नजरें चुराई। कहने लगा, कैसी आवाज़ है? मुझे यहाँ कोई आवाज़ें नहीं आ रही। मैंने उसकी यह बात सुनकर हैरत में पड़ गई। यह कैसे मुमकिन था? मुझे तो लड़की की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन नीरज को नहीं आ रही थी। मैंने हैरत से नीरज की तरफ देखा। मैंने कहा कि यह लड़की की आवाज़ तुम्हें नहीं सुनाई दे रही? वह कहने लगा कि नहीं, मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। मुझे नींद आ रही है। मुझे परेशान मत करो। यह कहकर वह फिर से सो चुका था और मेरा डर के मारे बुरा हाल था। क्या यह आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी? इसका मतलब कोई भूत प्रेत? यह सोचकर तो मैं कांपने लगी थी। डर की वजह से मैं नीरज से चिपक के लेट गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी नहीं रुकना था। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता था। अगली सुबह ही मैंने नीरज से शहर जाने की जिद करनी शुरू कर दी। मैंने कहा, मुझे वापस मुंबई जाना है। मुझे डर महसूस हो रहा है। मुझे 2 दिन से यहाँ किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। डर की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी अभी रो दूंगी। और नीरज मुझे ध्यान से देख रहा था। वह बार बार नजरें चुरा रहा था। सुबह मेरे जेठ जी नीरज से पूछे कि तुम मुंबई वापस कब जा रहे हो? यह सुनकर नीरज का चाय का कप हाथ में ही रह गया था, लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश थी कि किसी को तो हमें गांव से मुंबई भेजने का ख्याल आया। नीरज अपने बड़े भाई से बहुत डरता था। जेठ जी कहने लगे, आज शाम तक तुम मुंबई जाने की तैयारी करो, वहां के काम देखो जाकर। मैं तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। मैंने जल्दी से चाय खत्म की और कुर्सी पीछे खिसका कर खड़ी हो गई। तो मेरे जेठ जी मुझसे कहने लगे, बहू, आज तुमने नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मुझे अपनी और नीरज की पैकिंग भी करनी है। शाम तक जाना है तो टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुनकर जेठ जी नीरज को घूरने लगे और कहने लगे, तुमने बहू को नहीं बताया कि अब वह यहीं रहेगी? यह सुनकर मेरे दिल को धक्का सा लगा और मैं आश्चर्य से नीरज की तरफ देख रही थी। वह कहने लगा, मैं भूल गया था भाई। मेरे जेठ जी मुझसे कहने लगे, बेटा, तुम अब हमारी इज्जत हो और हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखती। तुम यहीं रहोगी। मुंबई तो नीरज जाएगा। यह सुनकर तो मैं और भी दंग रह गई थी कि नीरज ने पहले यह बात क्यों नहीं बताई। उसने यही कहा था कि कुछ वक्त मुझे गांव में रहना पड़ेगा, फिर वह मुझे अपने साथ मुंबई ले जाएगा। मैं गुस्से की वजह से उठकर कमरे में चली गई। मुझे झूठ बोला गया था। कुछ देर बाद ही नीरज कमरे में आया। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे इस भूत बंगले में नहीं रहना। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि हम मुंबई में रहेंगे। तुम अपने भाई से जाकर बता दो। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास आकर बैठ गया। बहुत ही प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी मुंबई नहीं ले जा सकता। बस तुम कुछ महीने यहाँ रह लो, वैसे ही रहो जैसे यहाँ की औरतें रहती हैं। फिर मैं तुम्हें मुंबई ले जाऊंगा।
मैंने कहा मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहूंगी। रात के वक्त वह चीख की आवाज़ मेरी जान निकाल देती है। मुझे बहुत डर लगता है। वह मुझसे कहने लगा तुम चीख पर मत ध्यान दो। वह जो भी है तुम्हें कुछ नहीं करेंगी। यह मैं तुम्हें वादा करता हूँ। तुम बस कमरा लॉक रखना और रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। नीरज की बातों ने तो मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था। मैंने कहा मैं अकेली रात को इस कमरे में नहीं सो सकती। नीरज कुछ देर तक सोचता रहा, फिर कहने लगा कि ठीक है, मैं भाई से कहकर एक नौकरानी का इंतजाम करवा दूंगा। वह तुम्हारे साथ इस कमरे में सो जाया करेगी। लेकिन तुम बस यह कोशिश करना कि भाई को तुमसे कोई शिकायत ना हो। मैंने इस बात पर सिर हिला दिया। नीरज शाम को मुंबई के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रह गई। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी थी। वह जमीन पर अपना बिस्तर बिछा थी और लेट जाती थी। रात को जब वह चीख की आवाज़ आती तो मेरी आंखें खुल जाती। मैंने महसूस किया कि जिस वक्त चीख की आवाज़ आती थी वह नौकरानी भी करवट बदलती रहती थी। मुझे यह शक होने लगा था कि शायद वह भी उन आवाज़ों को सुन सकती है। कई बार मैंने उस नौकरानी से चीख के बारे में पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता और वह डर जाती थी। फिर ना मैं सिर हिलाने लगती और कहने लगती मैंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैंने उसके डर से यह तो अंदाज़ लगा लिया था कि कहानी कुछ और ही है। इसलिए उससे कहा कि मैं जानती हूँ कि वह आवाज़ तुम्हें भी सुनाई देती है। मेरी बात सुनकर वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी इस बात का जिक्र हवेली में किसी से ना करना वरना बहुत बुरा होगा। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे जानने की उत्सुकता होने लगी थी। आखिर मालूम भी हो कि यह सारा माजरा क्या है, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे यकीन हो चुका था कि यह मामला भूत-प्रेत का नहीं है। रात को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और दबे पाँव अपने कमरे के दरवाजे के पास आई और धीरे से दरवाज़ा खोला। मुझे वह आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे से चलती हुई ऊपर चढ़ गई। वहां से आवाज़ें मुझे और भी नज़दीक से सुनाई देने लगी थी। जब मैं उन आवाज़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो सामने कमरे को देखकर मेरे होश उड़ गए। वह तो मेरे जेठ जी का कमरा था, जहां से लड़की की चीख की आवाज़ आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। मैं वापस नीचे आ गई और अपने कमरे में आकर अपने बढ़ते दिल की धड़कनों पर काबू पाने लगी। सूर्यवानी यानी कि मेरे जेठ जी के कमरे से आ रही थी। आवाज़ सुनकर मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह ऐसे भी हो सकते हैं। उनकी पत्नी भी जिंदा नहीं थी, ना ही उन्होंने दूसरी शादी की। दुनिया के सामने वह कितने बड़े संस्कार वाले थे। फिर वह आवाज़ें, मैं खुद से बात करने लगी। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत थी। मैं उनके बारे में इस तरह से सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों के आंसू बहने लगे। मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। मेरे जेठ औरतों के साथ, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। गांव वाले तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर यह सब क्या था। यह उनका कौन सा रूप था जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा था। मेरी पूरी रात जागते हुए कटी थी, क्योंकि मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सुबह नाश्ते पर जब वह उसी तरह बैठे थे, मेरी आंखें देखकर चाय पीते हुए कहने लगे नीरज ने फोन पर बात नहीं की मेरी बहू से, तभी रो रो के आंखें सुजा ली। उनकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खुद ही मुस्कुराने लगी। फिर बोली कि नीरज वहाँ बहुत बिजी है, शायद इसलिए फोन नहीं कर पाए होंगे। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उनकी शक्ल देखने को भी दिल नहीं कर रहा था। कैसा दोगला इंसान था। दिल में नेक और रहम दिल बना रहता था और रात को यह सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं सोच चुकी थी कि अब उसका पर्दाफाश करके ही रहूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही हूँ। जब मैंने दोबारा वही आवाज़ सुनी तो मैं फिर उसी कमरे के बाहर चली गई। कमरे के हॉल में देखने लगी तो एक 16 या 17 साल की लड़की थी। गांव की लग रही थी। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ साफ पता चल रहा था। वह हाथ जोड़े अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन मेरे जेठ जी नहीं, बड़ी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था। मैं उससे ज्यादा नहीं देख सकती थी। मैं वापस पलट आई। कैसे भी करके मैंने वह रात काटी थी। सुबह होते ही मैंने नीरज को फोन किया। मैंने कहा तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने कहा हवेली में आत्मा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
वो आवाज़ एक गांव की मासूम लड़कियों की है जो तुम्हारे पिता जैसे भाई की वश का निशाना बनती हैं। मेरे मुंह में जो जो आ रहा था मैंने सब नीरज से कह दिया। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में आ गया और कहने लगा कि अपनी जुबान को बंद रखना, जैसे हवेली के सभी लोग रखते हैं, वरना तुम्हें सूर्यभान की ताकत का अंदाजा नहीं है। जान से मार डालेंगे वह तुम्हें। मैं नीरज की बात सुनकर जितना हैरान हुई थी उतना कम था। मतलब वह अपने भाई के बारे में यह सब पहले से ही जानता था और वह भी मिला हुआ था। मैंने फोन अपना बंद कर दिया। बुराई होते देख मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो मेरे जेठ के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलता। इसलिए मैंने रात होने से पहले ही मैं अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर और अपने कमरे में बंद हो गई। मैं जानती थी कि जेठ ऊपर कब जाता है, इसलिए मैंने अपनी पिछली खिड़की से बाहर निकली और पाइपलाइन के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ गई। जेठ के कमरे की खिड़की उस वक्त खुली हुई थी। मैं उस वक्त खिड़की के जरिए उसके कमरे में पहुंच गई और उस कमरे को देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि उस कमरे को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। मैं इस खिड़की के पास एक कोने में छुप गई और रात 1 बजे सूर्यभान उस कमरे में आया और सामने सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसका नौकर शराब की बोतल लेकर आया और सामने टेबल पर रख दिया। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया। कुछ देर बाद एक सुंदर कम उम्र मासूम सी लड़की उस कमरे में आई। वह चिल्ला रही थी, बार बार यह कह रही थी कि उसे घर वालों के पास जाना है। वह नौकर उस लड़की को कमरे के अंदर ढकेल कर कमरा बंद करके चला गया। सूर्यभान एकदम आराम से सोफे पर बैठा था। उस लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहा था, जो बहुत ज्यादा रो रही थी, दरवाजा पीट रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी, जिसकी चीखें पुकार हवेली की बेजान दीवारों में गूंज रही थी। वहां के लोग इस जुल्म पर बिल्कुल खामोश थे। वह लड़की जब दरवाजा बजाकर थक गई तो जेठ के पास आकर हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी, सूर्यभान साहब, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझ पर तरस खाओ। उसकी बात सुनकर मेरा जेठ गुस्से से उठा और उसके बाल पकड़कर कहर भरी नजरों से देखते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जुबान चलाए? तुझे मैं बताता हूँ कि मेरे सामने जुबान चलाने वालों का मैं क्या अंजाम करता हूँ। यह कहकर उसने उस लड़की को बड़ी जोर जोर से जमीन पर पटक दिया। वह लड़की दर्द से बिलबिला उठी और मैं यह सब नहीं देख सकती थी। न जाने कैसे मैंने खुद को काबू में किया। वहीं खड़ी यह सब देख रही थी कि मेरे जेठ ने उस लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटका और अपना सिगरेट जलाकर जैसे ही उसने लड़की के चेहरे पर लगाया, उस लड़की की चीख के साथ मेरी भी चीख निकल गई। सूर्यभान तुरंत ही वहां से पीछे हटा। मेरी चीख सुनकर वह समझ गया था कि कमरे में उस लड़की के अलावा और भी कोई है। इससे पहले कि वह मुझे ढूंढता मैं उसी खिड़की से बाहर निकल गई, लेकिन शायद वह मुझे देख चुका था, क्योंकि मैं प्रोफेशनल जासूस तो नहीं थी, एक आम सी लड़की थी। मैं जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से नीचे उतर गई, लेकिन अपने कमरे के बजाय हवेली के पीछे पीछे चली गई। मैं वहीं जाकर छुप गई। मुझे पूरी हवेली में एक हलचल सी महसूस हुई थी। मुझ बहुत से कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं एक घने झाड़ी में छुप गई। बहुत से नौकर टॉर्च जलाकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना भी भूल गई थी। मुझे डर था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर बाद नौकर वहां से चले गए। उनके जाते ही मैंने सुकून की सांस ली। मैं एक बड़े से पेड़ पर चढ़ने लगी जो इस हवेली की दीवार से चिपका हुआ था। उस पेड़ पर चढ़कर मैंने दीवार से दूसरी तरफ देखा तो वह एक घना जंगल था। मैं वहां कूद गई। मैं नहीं जानती थी कि मैं उस जंगल को पार करने के बाद कहाँ जाऊंगी, लेकिन मैं लगातार भाग रही थी। सुबह तक मैं भागती रही, सुबह तक मैं भागती रही। जैसे ही हल्की हल्की रोशनी हुई मैं सड़क पर पहुंच चुकी थी। उसी वक्त एक बस मुंबई जाने के लिए वहां से गुजर रही थी। मैं उस बस में बैठ गई। पूरे रास्ते भर मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से छुपाए रखा था। मुंबई पहुंचते ही मैं अपने पापा के दोस्त से मिली, जो कि आईपीएस ऑफिसर थे। उन्हें वह वीडियो मैंने दिखा दी और तुरंत प्रशासन ने सूर्यभान की हवेली में छापेमारी की और उस
वीडियो की हेल्प से सूर्यभान को गिरफ्तार कर लिया। मेरी वजह से उस गांव में इस घिनौने खेल का किस्सा खत्म हो चुका था और सूर्यभान के साथ साथ नीरज भी पकड़ा गया था। वह लोग गांव की कम उम्र लड़कियों के साथ गलत करके उसे दूसरे देश में भेजते थे और कुछ को मार देते थे और मेरे पति मुंबई में वहीं काम करते थे, इसलिए मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए थे। मैंने अब नीरज से तलाक ले लिया था क्योंकि मैं ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। मुझे खुशी थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियों की जान बच गई थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और इस कहानी पर आपकी क्या राय है, मुझे ज़रूर कमेंट कर कह बताएं। कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कहानी को पूरी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।